तो मैंने कहा लास्ट राउंड क्या वेव फ्रंट एक कंसेप्ट समझ आ जाते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता था, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, ये हमने लास्ट राउंड डिस्कस किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी वेव फ्रंट क्या करेगा, नई वेव्स को या नए वेवलेट्स को आपका स्टार्ट करेगा ये सेकेंडरी वेवलेट्स। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो आइगन्स वेव थ्योरी है, यही आइगन्स वेव थ्योरी हो गई। और आपको याद होगा कल जब हम तमाम सारी थ्योरीज पढ़ रहे थे तो मैंने इसे नाम लिया था न्यूटन्स थ्योरी। वो आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को थोड़ा बहुत समझा पाती है, बाकी जगह खुद ही कॉन्फ्लिक्ट्स में घिर जाती है। हाइगन्स वेव थ्योरी मैंने कहा था इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन बता पाती है, लेकिन पोलराइजेशन में कहीं ना कहीं अटक जाती है, क्योंकि आइगन गलती कर गया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। एंड द वेव्स ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। फिर मैंने कहा था मोस्ट एडवांस्ड वेव थ्योरी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो भी आप देखेंगे वो भी एक जगह जाके फंस जाएगी। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एट्सेट्रा, ये सारे फिनोमेना आप समझा ले जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनमें जाके आप अटकेंगे। उनके लिए आइंस्टीन था, लेकिन आइंस्टीन की भी वही प्रॉब्लम थी, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर जाएगा। समझ में आ गया, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं क्या हम हाइगन वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लॉज हाँ या ना। तो एक छोटा सा एक रफ में हेडिंग डाल दो, फिर इसको सिस्टमेटिक इस चैप्टर को बाद में एडजस्ट कर देना। वो कब, जब हमने कहा अभी अपन इसको रिवाइज करेंगे एक लगातार 3-4 दिन में। तो एक सिंपल हेडिंग डाल दिएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम क्या ले रहे हैं ध्यान देखना, अपना आज का जो कार्यक्रम है वो काय पर बेस्ड है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हम किस बेसिस पर ले रहे हैं, ये हम लेंगे फ्रॉम वेव थ्योरी या आप लेंगे फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। समझ आ रहा है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आप मालूम है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। उसको आप स्नेल्स लॉ को कहाँ से लेते हुए जाते हैं, आप वेव थ्योरी के बेसिस पे देखेंगे। अपने यहाँ कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता भी है। और जब बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो आओ पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी फिगर की। मैं मान चलता हूँ, ध्यान देखना, मेरे पास एक ही इंटरफेस है, कहीं भी एक डेंसर और एक रेयरर मीडियम का इंटरफेस है। यहाँ मैं मान लेता हूँ यहाँ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, या चाहे तो आप μ1 मान सकते हैं। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया कितना है n2, और मैं ये मान के चलूँगा कि आपका n1 लेस देन है n2। इसका मतलब समझ में आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं, ये मीडियम रेयरर है, ये मीडियम आपका कैसा है, डेंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मैंने कहा वेव और कोई वेव फ्रंट अगर इस पर इंसिडेंट होता है, तो वेव फ्रंट में कहाँ से इंसिडेंट करो, बीच में तो कुत्ता लेटा है। ये नहीं समझ में आ रहा। हंसको भाई मेरी जो है इसे चला खड़े चलो। तो मैंने कहा यहाँ अगर आप माने चलेंगे आपका कोई इंटरफेस है, और इंटरफेस मैंने मान लिया कोई भी दो डेंसर और इस मीडियम का एक इंटरफेस मान के चलें। इस एक साइड का मैंने आपसे कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और दूसरी साइड का है n2। एक रेयरर मीडियम हो गया, एक डेंसर मीडियम होगा। हम सपोज करेंगे इस पे आपका कोई वेव फ्रंट आता है, और वेव फ्रंट आता है तो ध्यान देखें हम ले लेते हैं, चले इससे लेता हूँ ये आपकी वेव्स ऑफ लाइट आ रही हैं। और अगर वेव्स ऑफ लाइट आ रही हैं तो ऐसा अंदाज है ये वेव्स ऑफ लाइट क्या होंगी, जब आपके रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएंगी, तो रेयरर टू डेंसर मीडियम जाने पे ये जो आपकी लाइट है ये कहाँ टर्न होगी, ये बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्या ऐसा अंदाज है, यानी ये लाइट आप देखेंगे ये टर्न हो जाएगी हल्का सा, एक एक स्टेप आपको समझाते जाते हैं। इतनी कहानी आपको मालूम है, ये एक्सपेरिमेंटल है। एक वेव फ्रंट यहाँ से आएगा, कहाँ टर्न हो जाएगा,
टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब जब टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा तो इसको वेव फ्रंट के टर्म्स में लेके चलते हैं। वेव फ्रंट में मान के चलता हूँ, ध्यान देखना ये कोई प्लेन वेव फ्रंट था, और ऐसे ही जब ये टर्न हुआ तो ये भी आपका प्लेन वेव फ्रंट जो पैरेलल रेज है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक 90 डिग्री डाल दूँ यहाँ से, तो ये आपको दिख रहा होगा ये हो गया हमारे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट समझ में आ रहा है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट पैरेलल रेज का आया था, और ऐसे ही जाने वाली पैरेलल रेज, तो ये भी वेव फ्रंट आपका कैसा हो गया, एक प्लेन या पैरेलल या फ्लैट आप कह सकते हैं। सुविधा के लिए आप इन पॉइंट्स के नाम ले लें। मान चलें ये वेव फ्रंट है आपका ए, ये मैंने मान लिया बी, ऐसे आप मान लेंगे इसको। चलो यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया अपना सी और ये हो गया अपना, क्या इतना समझ में आ जाता है। तो पहले एक काम करो, इतना फिगर बनाओ ताकि और हम उसको मॉडिफाई करें तो आपको दिक्कत नहीं आए। धीरे धीरे क्या आधा आधा बनता जाएगा तो आपको समझ में आता जाएगा, और इसलिए पूरा फुल स्केल बनाया है कि आप बिल्कुल साफ साफ दिखे। ठीक है हिमांशु, मीटिंग में दिखा देना। बढ़िया, सही दिख रहा है। पहले तो मुझे डायग्राम का इतना पार्ट बताएं कि आपको कैसा दिख रहा है। एक ए बी एज आ इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, सी डी आपका क्या है, रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको मालूम होते हैं, तो वो भी मैंने उतनी देर में मार्क कर दिए। चलें अब छोटी सी कैलकुलेशन पे आपके लिए जाते हैं, और छोटी सी जो आप कैलकुलेशन लेंगे वो क्या होगी, वो आप देखें ये एंगल आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपने नजर आ रहा होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आई, क्योंकि ये आपका नॉर्मल है। ये ऑरेंज और येलो लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर नॉर्मल ड्रॉ किया था, ये आई है, तो ये कितना होगा, डॉट मैंने लगा दिया 90 माइनस आई, सही कह रहा हूँ। अब इस डॉटेड लाइन को देखें, ये डॉटेड और ये वाइट लाइन, ये तो नॉर्मल खींचे ही है आपने, इसका मतलब अगर ये 90 माइनस आई है तो फिर अगले स्टेप में हम कह सकते हैं ये एंगल भी कितना होगा, आई। कहीं कोई समस्या? और ज़रा ध्यान देखें, ऐसी कहानी आर के साथ हो जाएगी। ये आर है तो ज़रा देखना, ये आपका 90 माइनस आर होगा, नॉर्मल है ना, तो ये आई। तो और अगर ये 90 माइनस आर है तो ध्यान देखना ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल यहाँ लिख देता हूँ ताकि साफ दिखे, ये भी हो जाएगा आपका आर। कोई परेशानी यहाँ तक, शायद दोनों एंगल्स बना दें। कोई दिक्कत इसमें कहीं से कहीं तक, हाँ है ना। अब दो रेज जो आई थी ऐसी, मैं बीच में कहीं भी एक आर्बिट्ररी रे और ले लेता हूँ। मैं मान चलता हूँ एक रे और है कहीं, और ये ध्यान देखना ये आपकी आ रही है। चलो इन आने वाली रेज पर अपन निशान तो लगा दें, तो अपन ने लगा ही नहीं थे, ये आने वाले, और ये दिख रहे होंगे आप सारे जाने वाले, तो जाने वाले तो नज़र आ रहे थे, है ना। और ऐसे ही ध्यान देखना ये भी यहाँ से क्या होगा, यहाँ कहीं इसका नॉर्मल होगा, और ये भी इन्हीं के पैरेलल, ऐसे कहीं ये भी निकल जाएगी, तो इसको भी हम मान सकते हैं। इसको मान लो कुछ भी नाम, ये पॉइंट मैंने मान लिया P, इसको मान लीजिएगा आप Q, और इस पॉइंट को आप मान लेंगे R। एक आर्बिट्ररी कोई भी एक तीसरा, क्योंकि बीच में तो हज़ारों लाखों रेज होंगी। एक और रे मैंने ले लिए बस सुविधा के लिए।
अब कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक? फिगर साफ समझ में आ जाता है, इसलिए आराम बनाया कि मैंने कहा पूरा बना दूंगा तो मेरी लाइनें लाइनें हो जाती हैं, फिर आदमी कहता है पता नहीं क्या बना है। बाई पार्ट्स बना लिया हमने, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं अब सुविधा के लिए, ठीक है, आराम से। अब इस फिगर में आप बस कौन कौन सी चीज़ें ज़रा देखें। ये फिगर आपसे कहता है नंबर 1 ये चीज़ कहेगा ए बी इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, लिखते जाए साथ में। ए बी आपका क्या है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। और सी डी आपको देखेगा, सी डी इज रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है। PWF तो समझ जाओगे, प्लेन वेव फ्रंट की बात कर रहा है, एक बार मैंने प्लेन लिख भी दिया था, ठीक है ना। सी डी है आपके लिए रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। क्योंकि दोनों अलग अलग मीडियम है, इसलिए दोनों में ध्यान देखना, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होंगी। तो हमने सुविधा के लिए मान लिया स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया, दोनों मीडिया में आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो ये मान लेता हूँ v1 एंड v2, सही है, क्योंकि n1 n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मैंने क्या मान लिया, स्पीड ऑफ लाइट अपने लिए कितनी है, v1 और v2 है। कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक? बढ़िया। जब आप इतना मान लेते हैं तो अब इस वेव फ्रंट को फिर से देखें। मैं ये मान के चल रहा था ए बी आपका एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये आया, रिफ्रैक्ट हुआ, जब पहुंचा, जो भी रेस जब पहुंची तो अपने हिसाब से टुवार्ड्स द नॉर्मल गई। बाद में आपका ये आपका कौन सा वेव फ्रंट है, ये आपका है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये भी प्लेन है क्योंकि सारी रेज आपकी कैसी हैं, पैरेलल। अब एक सिंपल सी बात देखें, जो आपकी जैसी वेव फ्रंट यहाँ पर पहुंचेगा इंटरफेस पर, हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है इससे सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगी। तो मैं क्या बताता हूँ, एज ए बी रीचेज टू इंटरफेस, क्या होना चाहिए, इससे सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगी। सेकेंडरी वेवलेट्स आर एमिटेड फ्रॉम ईच पॉइंट, हर पॉइंट से आपकी कहीं ना कहीं सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होंगी, चाहे फिर वो आपका पहला पॉइंट ए हो, चाहे अगला पॉइंट बी हो, और बीच में मैंने एक आर्बिट्रेरी ले लिया था कोई भी पी, चाहे जिस पॉइंट को देखो उससे आने वाली वेवलेट्स आगे तक जाएंगी। क्या ये बात सही है? और अगर ये सही है तो एक छोटी सी बात करते हैं, ध्यान देखें, यहाँ पर मैं जाता हूँ टाइम टेकन बाई वेवलेट्स। वेवलेट्स टू reach from A to D and B to C, ये आपका होना चाहिए मस्ट बी इक्वल। पहले आप इतना लिख दें, फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। क्या आपने दिया, एज ए बी रीचेज टू आपका इंटरफेस, तो इसका हर पॉइंट से नई वेवलेट्स आपकी निकलती हुई जाएंगी। और आगे मैंने आपसे क्या कहा है, आगे मैं आपसे कहता हूँ कि टाइम टेकन बाय द वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम ए टू डी एंड बी टू सी, आपके दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों टाइम आपके होने चाहिए सेम हो रहे। सही है। as AB reaches to interface between secondary wavelets are emitted from each point, or time taken by wavelets to reach from A to D और B to C, दोनों आपके सेम होने चाहिए। वैसा क्यों? आप मुझे बात है, किसी मान के चलो टॉर्च है और टॉर्च की लाइट यहाँ कहीं आ रही है, क्या ऐसा संभव है कि टॉर्च की आधी टॉर्च की लाइट पहले पहुँच जाए बगल वाली और आधी की बाद में पहुँचे? ऐसा पॉसिबल है क्या? लाइट आप देखेंगे चाहे रिफ्लेक्ट हो रही हो चाहे रिफ्रैक्ट हो रही हो, जितनी लाइट गई है वो सारी रेज
एक साथ ही आगे आएंगी। इसका मतलब ज़रा ध्यान देखो, चाहे वेवलेट्स पॉइंट ए से आई हो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ नज़र आ रहा है, दोबारा दिखा देता हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द दिस वेव फ्रंट ए बी। जब आप इस वेव फ्रंट ए बी की बात कर रहे हैं, जो वेवलेट्स ए से चली और जो वेवलेट्स बी से चली, ध्यान देखना, यही वेव फ्रंट आगे जाके सी डी पे पहुंचा। ये पहले था, बाद में कहाँ पहुंच गया, सी डी पर। मुझे लगता है वेवलेट्स को जितनी देर में यहाँ पहुंची हैं उतनी ही देर में यहाँ पहुंचेंगी, ताकि सब साथ साथ बनी रहें। वरना सोचो यहाँ लाइट पहले आ गई, आधा हिस्सा टॉर्च का अंधेरा डला है, बोले क्यों वहाँ की लाइट अभी आ रही है, इज इट पॉसिबल? नॉट। तो प्रैक्टिकल ये कहता है कि दोनों साइड की आपकी लाइट कैसी पहुंचेगी, एक साथ। और इसने लगा था आपकी ए टू डी और बी टू सी दोनों साइड के आपके लाइट कैसे जाएंगी, एक साथ जाएंगी। तो फिर टाइम कितना होता है, इसका मतलब ध्यान देखना कि आपका टाइम खुला रहना है इसमें। टाइम जो आपका जा रहा है, टाइम कितना होगा, टाइम का अंदाज है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों के लिए टाइम एक ही होगा। एक साइड आपका डिस्टेंस है ए डी अपॉन, और दूसरी साइड डिस्टेंस है आपका बी सी अपॉन समथिंग। ये क्लियर हो जाता है। अब ए डी और बी सी जरा ध्यान देखना, क्या तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ए डी डिस्टेंस कवर किया गया है सेकंड मीडियम में, जबकि बी सी डिस्टेंस कवर किया गया है फर्स्ट मीडियम में। और दोनों मीडियम में आपकी स्पीड अलग अलग है। सेकंड मीडियम में v2 है और फर्स्ट मीडियम में v1 है। तो क्या है, समझ में आता है फर्स्ट इक्वेशन, हाँ या ना मुझे बताएं। तो एक काम करते हैं, जो आपने लिखा था मस्ट बी इक्वल, उसको आप मैथमेटिकल कन्वर्ट कर दें। तो आप बताएं t इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन v2, t इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन v2 इज इक्वल्स टू होना चाहिए आपका बी सी अपॉन v1। क्या इतना मिल गया? उसको अपने फोन पे ज्वाइन कर लेना है मैम जी। अच्छा जियो में तो आप है ही नहीं, कोई बात नहीं। क्या इतना मिल गया? अगर इतना मिल जाता है तो फिर एक अगली चीज़ आती है। ज़रा यही कहानी इस आर्बिट्ररी बीम रे के लिए भी देखें, जो आपकी पॉइंट पी से आर तक आई है। ये भी नहीं कि साथ आनी चाहिए कि बीच में गायब हो जानी चाहिए, यानी दोनों किनारे चमकने लगे, बीच में अंधेरा हो गया, बोले क्यों, बोले वो थोड़ा देर बाद आएगी। तो क्या है इसका आपको मतलब समझ में आता है, सिमिलर टाइम विल बी टेकन फ्रॉम पी टू क्यू आर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगले लाइन में आप बताइएगा सेम टाइम इज टेकन बाई, अगली एक लाइन बताइएगा सेम टाइम इज टेकन बाय द वेवलेट्स फ्रॉम पी। सेम टाइम इज टेकन बाय द वेवलेट्स फ्रॉम पी to reach to R, wavelets from P to reach to R, पॉइंट P से R तक आपको पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। और इसका मीनिंग में मैं क्या कह रहा हूं, इसका मीनिंग ये है कि जो आपका यही टाइम T कितना लगेगा, यही टाइम T आपको मिलेगा T इज इक्वल्स टू, अब P टू R के दो हिस्से हो गए हैं, P टू R के दो हिस्से दिख रहे हैं। पार्ट पी क्यू आपने किया है v1 स्पीड से पहले मीडियम में, और क्यू आर किया है आपने दूसरे मीडियम में, यानी कुछ टाइम इसने काटा है फर्स्ट मीडियम में पी क्यू बाई v1 स्पीड पर, और कुछ टाइम इसने काटा है क्यू आर में। लेकिन एक मजेदार बात है, दोनों टाइम का टोटल इतना ही आएगा। चले आए टी इज इक्वल्स टू पी क्यू बाई v1 और प्लस क्यू आर अपॉन v2। अरे इसका पासवर्ड क्या था? 12 बजे खत्म हो गया। नहीं, नेट का क्या था? यही था क्या? वो आ रही बाहर लोग खड़े हुए ऐसा लगे रेलवे स्टेशन हो गया, भीड़ लग जाएगी वहाँ। तई सोचूं कल आशी क्यों टहल रही थी घर के बाहर। मिल गया इतना? जब इतना मिल जाता है तो फिर अगली चीज़ चलते हैं। ये जो आपने पी क्यू अपॉन v1 और क्यू आर अपॉन v2 निकाले हैं, ये नज़र आ जाते हैं।
आज जनाब इस जो आपका ये जो अपने फिगर बनाया था इसमें आपने ध्यान दिया था मैंने जो है आई और आर की वैल्यू अलग से धीरे धीरे करके लिखी थी ताकि आपको सारी समझ में आ जाए। इन आई और आर की वैल्यूज़ पे जाएं। क्या इस फिगर में आपको साइन आई मिल जाएगा। ये देखें थीटा, ये परपेंडिकुलर नहीं सॉरी ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज यही हो रहे हैं। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका साइन, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन आई इज इक्वल्स टू कितना होगा। चाहो तो बड़े ट्रायंगल तक चले आओ, नहीं तो छोटे में भी काम चल जाएगा। छोटे में ट्रायंगल ये छोटू बीच वाला, ये कितना होगा परपेंडिकुलर पी क्यू और अपॉन ए क्यू। क्या मैं सही हूँ? यानी आप चाहें तो आपको पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यू साइन आई। एक वैल्यू तो हमें ये मिल गई, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, रखनी हो तो समझ में आ रहा होगा पी क्यू वाली। ऐसे ही देखना है इसमें रहा साइन आर निकाल लो। जब साइन आर पे जाओगे तो साइन आर के लिए भी कहूँगा भाई छोटू ट्राइंगल लेना। कौन सा छोटू ट्राइंगल, परपेंडिकुलर क्यू आर और अपॉन क्यू सी है ना, क्यू सी है ना, देखना होगा। ये हो गया आपका क्यू आर अपॉन क्यू सी, यानी आप कह सकते हैं क्यू आर बराबर हो जाएगा क्यू सी डॉट साइन आर। और एक काम करें जरा, क्यू सी को ध्यान से देखें। क्यू से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या आपको नजर आता है? क्यू से लेके सी तक का डिस्टेंस हम कह सकते हैं ए सी माइनस ए क्यू, पूरा डिस्टेंस और माइनस दिस हाफ ए क्यू। बढ़िया, तो अगली बार मैं आप बता देता हूँ क्यू आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी माइनस ए क्यू, और साथ में आपको मिलेंगे साइन आर। इतनी कहानी और लिख दीजिए जो समझ में आ रही है। मैंने ट्राइंगल से पी क्यू और वो कौन सा था क्यू आर, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो मजे से आगे बढ़े। साइन आई इज इक्वल्स टू बता दें, साइन आई आप बता देंगे पी क्यू अपॉन ए क्यू। पी क्यू इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा ए क्यू साइन आई, और ऐसे आप दिखा दीजिएगा साइन आर इज इक्वल्स टू, साइन आर इज इक्वल्स टू कर दोगे तो आ जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू सी, यानी कि क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू सी साइन आर। नहीं हुआ? सही है, मिल गया इतना, हाँ ना। अब आप करेंगे इसका क्या करना है, उसका वो हल कर देना स्पीकर। क्या आपको ध्यान है अपना टाइम कितना आ रहा था? अपना टाइम ये आ रहा था जहाँ पे हम जाके रुक गए थे, और पी क्यू और क्यू आर के लिए ही मैंने उस साइड में कैलकुलेशन की है। यानी अगली बार मैं बढ़ता हूँ, ध्यान देखना। इसका मतलब है आपका टी इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, आपका टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा पी क्यू अपॉन वी वन। पी क्यू कितना है देख के बताओ, पी क्यू है आपका ए क्यू साइन आई, ये आपके लिए कहता है ए क्यू साइन आई, और प्लस इस अपॉन वी वन और कर दूं, है ना, और प्लस है आपका क्यू आर अपॉन वी टू। क्यू आर तो यहीं लिखा हुआ है, क्यू आर लिखा हुआ है आपका ए सी माइनस ए क्यू, साथ में अपना साइन आर और अपॉन में वी टू। सही है। चलो एक सुविधा के लिए बच्चों की इसके ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो कितना आएगा आपका, ये होगा ए क्यू साइन आई। डायरेक्ट कॉमन लेना चाहें डायरेक्ट भी कॉमन लिया जा सकता है, प्लस आपका हो जाएगा ए सी साइन आर अपॉन वी टू, कुछ नहीं कर रहा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, और माइनस आपका हो जाएगा ए क्यू साइन आर और अपॉन वी टू। सही है, ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आराम से, कहीं कोई समस्या नहीं। कर दिया, हाँ ना बताएं।
आप पूछेंगे करके मैं क्या करना चाहता था, बस अब एक मैथमेटिकल लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, उसको आप देख लेना। जो मैं कॉमन लेना चाह रहा था वो मैं ले लेता हूँ। पी बराबर कितना हो जाएगा, ए क्यू कॉमन कर लेना। ए क्यू कॉमन करोगे तो क्या बचेंगे आपके पास बचेंगे साइन आई अपॉन वी वन प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है ना, और माइनस आपके पास होंगे साइन आर अपॉन वी टू, और इसके बाद आपका बचेगा प्लस ए सी, और एक रह गया साइन आर और अपॉन वी टू। बस यही तीनों टर्म एक ही कॉमन कर लिया है, कुछ नहीं आने आना उससे कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लेना, आएगा उससे कुछ नहीं। और ना तुम बॉक्स बंद करना, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन नजर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी को हम 2 बार रिपीट करेंगे, एक बार यहाँ पर और एक बार इसके बाद। ठीक है, और इस पूरी कहानी को 2 बार आप देखने जा रहे हैं, तो एक बार फिर से देखें हमने किया क्या है। हमने किया ये है, बहुत जल्दी से देखिएगा फुर्ती से। सबसे पहले मैं मानने चलता हूँ, ये आपकी वाइट कलर की एक इंटरफेस है जो आधा रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। प्लेन वेव फ्रंट ए बी इस पे इंसिडेंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्ट होता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड दिस इज द सी डी इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यही आपने स्टार्टिंग में लैंग्वेज लिखी थी, स्टार्टिंग की आपकी लैंग्वेज थी ए बी इज द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, सी डी है आपका रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। दोनों जगह मैंने स्पीड ऑफ लाइट कितनी मान ली है, अलग अलग मीडियम n1 n2, और स्पीड ऑफ लाइट मैंने मान ली v1 एंड v2। अब अगली बात मैं आपसे पूछ रहा था, जो लाइट यहाँ आएगी वो यहाँ एक साथ दिखेगी कि आधे आधे टुकड़े आएंगे? एक साथ दिखेगी, तो इसका मतलब ये तय कि लाइट को पॉइंट ए से बी तक, बस अब ध्यान रखना थोड़ी लैंग्वेज इंप्रूव कर देंगे क्योंकि अपन हाइगन्स वेव थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो अब लाइट नहीं कहेंगे, जरा मजा नहीं आएगा। अपन क्या कहेंगे, व्हेन द प्लेन वेव फ्रंट ए बी रीचेज टू द इंटरफेस ऑल द पॉइंट्स एक्ट्स एज द न्यू सोर्स एंड एमिट सेकेंडरी वेवलेट। समझ आ गया, कल की कहानी थी। अब सिंपल लाइट मतलब हल्का वर्ड लगता है 10th वाला, इसलिए क्या कहेंगे, द टाइम टेकन बाय द लाइट, नहीं लाइट नहीं वेवलेट्स, बेटर, वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम ए टू डी और वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम बी टू सी मस्ट बी सेम, क्योंकि लाइट एक साथ पहुंचेगी। और अगर वेवलेट्स एक साथ पहुंचेंगी तो ये आपने लिखा है ए टू बी जब पहुंचा, सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगी, टाइम टेकन बाय वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम ए टू डी और बी टू सी कितना होना चाहिए, मस्ट बी जस्ट इक्वल। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो दिख ही रहे होंगे, एक मीडियम फर्स्ट में चल रही है, दूसरी सेकंड में। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर ऐसा है तो यही कहानी किसी इंटरमीडिएट पार्ट के लिए भी सही होगी। और इंटरमीडिएट पार्ट हमने कौन सा लिया, ये हमने लिया आपने पी क्यू आर, पी से लेके क्यू से होती हुई आर तक आने में उतना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पी क्यू अपॉन वी वन और प्लस क्यू आर अपॉन v2, दिख रहे होंगे दोनों अलग, इनका भी टाइम वही आएगा। मैंने कहा था इनको कितना टाइम लगेगा, सेम t बराबर पी क्यू अपॉन वी वन प्लस क्यू आर अपॉन v2। लास्ट एक चीज है, आपके पी क्यू और क्यू आर होंगे कितने, क्योंकि लॉजिकल है इसलिए मैंने एक बार फिर दिखा दिया। इसके लिए मैंने आपका फिगर बनाया था आई आर वाला, साइन आई उठाइएगा, इस छोटे ट्राइंगल में साइन आई साफ नजर आ रहा होगा, साइन आई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 12th वाला इसमें नहीं पूछे ये क्या किया, इससे मैंने पी क्यू की वैल्यू निकाल ली, ए क्यू साइन आई। इन द सिमिलर मैनर फ्रॉम दिस छोटू ट्राइंगल क्यू आर और क्या है अगला सी, इस ट्राइंगल से मैंने निकाल लिया साइन आर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्यू आर अपॉन क्यू सी। और अगर ऐसा मैंने निकाल लिया तो ये रहे तो मेरा क्यू सी साइन आर आ गया। बस एक छोटा सा काम मैंने देखा, मैंने कहा जो क्यू सी बेचारा बीच वाला टुकड़ा है ये पूरे में से ए क्यू माइनस करने पर आ जाएगा। जैसे ये वैल्यूज आप लेंगे तो निकाली काय के लिए, इसमें रखने के लिए निकाली थी, तो रख दो, ज्यादा है तो कॉमन ले लो। अब जब कॉमन ले लोगे क्या आपका ध्यान जाता है, आपका टाइम ये आ रहा है। अब असली चीज शुरू होती है, यहां तक तो 10th की मैथमेटिक्स से। आप जरा ध्यान से देखें क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है, इस टाइम की वैल्यू इस बात पर डिपेंडेंट है कि डिस्टेंस ए क्यू कितना है। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं ए क्यू बराबर 1 मीटर रखूँ तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग आएगी। अगर यहाँ मैं ए क्यू बराबर 2 मीटर रखूँ तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अलग आएगी। सही बोल रहा हूँ ना, जबकि मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये आपका पॉइंट क्यू आर्बिट्रेरी था,
पॉइंट क्यू चाहे 1 मीटर पे हो, चाहे 2 मीटर पे हो, चाहे 3 मीटर पे हो और चाहे 10 मीटर पे हो, सारी वेवलेट्स आप कह रहे हैं एक साथ ही आएंगी। यानी कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस डिस्टेंस ए क्यू की वैल्यू का कोई सेंस नहीं है, होनी ही नहीं चाहिए। एक्चुअली ध्यान देखना, डेरिवेशन में मेरा मानना ये है, ज़्यादा छोटा हो गया जा रहा है, ये जो हमने निकाल के रखा है, निकाला तो हमने बिल्कुल सही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ए क्यू वाला टर्म होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ए क्यू वाला टर्म रखोगे तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ए क्यू, अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ पॉइंट क्यू, द टाइम इंटरवल्स विल बिकम डिफरेंट। इसलिए हम एक चीज बताएंगे, एज टी इज, और लिखते जाए मेरे साथ साथ, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज और कुछ नहीं। ये आपसे कह रही है एज टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ क्यू। यही बता रहा हूँ ना, जब से 1 मीटर 2 मीटर होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, टाइम आपका पोजीशन ऑफ क्यू से कैसा है, इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका टर्म है, कौन से टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले टर्म की। क्या आपको समझ में आता है? ये टर्म नहीं होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। और नहीं होना चाहिए का मतलब, सही कह रहे हैं आप, इसका मतलब जब आप कह रहे हैं टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन क्यू, सॉरी पोजीशन ऑफ क्यू कर दें, है ना, पोजीशन ऑफ क्यू से आपका इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉरी, सो द टर्म, कौन सा टर्म, ए क्यू साइन आई अपॉन V1 और माइनस साइन R अपॉन V2, ये इज इक्वल्स टू होना चाहिए 0। ये टर्म आपका 0 होगा, अदरवाइज दिक्कत दे जाएगा। चले आए अगले, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन Q, सो द टर्म ए क्यू साइन आई अपॉन V1 माइनस साइन R अपॉन V2, जो टर्म मैंने ग्रीन गोले में कवर कर रखा है वो होना चाहिए 0। और इसको 0 होने का मतलब शायद आपको दिख रहा हो, इसका मतलब ये है कि आपका साइन आई अपॉन V1 इज इक्वल्स टू होना चाहिए साइन R अपॉन V2। यही मतलब हुआ ना इसका, तभी तो 0 होंगे। और इसका अदृश्य मतलब ये भी है कि आपका साइन आई अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए V1 अपॉन V2। अभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे, पहले मीडियम में दूसरे मीडियम की स्पीड का रेशियो ये कहलाता है 1:2। और म्यू से लिखना हो म्यू से लिख देना, एन से लिखना हो एन से लिख देना। दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम। जहाँ ये क्या है, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। नीचे एक छोटी सी लाइन लिखेंगे और लिखेंगे विच इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यही आपका स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, दैट्स ऑल। आराम से दिखाएं, टर्म आपका इंडिपेंडेंट है, टोटल वैल्यू 0, साइन अपॉन आई अपॉन V1 इज इक्वल्स टू साइन R अपॉन V2। ठीक है, हाँ है ना। अब इसी कहानी को अपन एक बार और धीरे से दोबारा से लगभग रिपीट करेंगे। और दोबारा रिपीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिपीट करने के लिए हमें एक सिंपल हेडिंग डालनी पड़ेगी। और आप हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन FLECTION। ठीक है, और रिफ्लेक्शन पढ़ना चाह रहे हो तो फिर मैं क्या करूं, मेरे पास कोई तरीका है। नहीं,
ठीक, आ जाए वापस चलते हैं एक बार। अगली बार आपने क्या क्या डाल दिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डाल दिए, हाँ ना बताएं। अगर रिफ्लेक्शन डाल दिए तो फिर से ध्यान देखें। अब की बार हम एक बार और आगे बढ़ते हैं। मैं सपोज करता हूँ ये अपने पास कोई एक सरफेस जिससे आपका संभव है रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर इस सरफेस से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है तो मैं इस पर एक प्लेन वेव फ्रंट लाता हूँ। चलो प्लेन वेव फ्रंट अपन किसी अच्छे कलर से लाएं ताकि मज़ा आए। हरे कलर से लाएंगे। ये आपका आया, मैंने कहा कोई आपका वेव फ्रंट, ठीक। और थोड़ा झुका दूं ताकि और आपको मज़ा आए देखने में। जब यहाँ आएगा तो इस बेचारे का क्या होगा, इस बेचारे का ये होगा कि यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा नॉर्मल। तो चले पहले अपन बनाते हैं यहाँ पर नॉर्मल, और इसके बाद अपन इसको भेजेंगे ऊपर, नहीं ऊपर है। हाँ। देखें क्या इतना समझ में आ जाता है, हाँ ना, इतना फिगर बनाए। ये आने वाली रेज और ये हो गई बेचारी जाने वाली रेज। सरफेस नहीं नजर आ रही है उनके लिए, ये हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये थोड़ा झुकाव अच्छा खासा रखना क्योंकि नॉर्मल बनाने पड़ेंगे, परपेंडिकुलर तो एकदम खड़े फिगर मत बना देना, ये ध्यान रखना हल्का सा। मैं और क्लियर बना देता हूँ, एक सेकंड विराम लें, नहीं तो आपने देखा मैं पक्का अंदाज है ये गलती करेगा फिर उसके फिगर का लीला हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा आप क्या करेंगे, इसको बिल्कुल और वजह से, कोई बात नहीं तो दोबारा बना लो, क्योंकि आप जो बना रहे हो मुझे दिख गया है ना, आपके नॉर्मल अटक जाएंगे। इसमें और बिल्कुल अब इससे ज़्यादा टेढ़ा मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आपने जो बनाया है उससे आपके नॉर्मल अटक जाएंगे, इसलिए मैंने बता दिया। यार अगर आप बनाए रहोगे तो समझ में भी आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। क्या कई बार दिख जाता है ना गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल झुकी हुई रेस बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार देखें ध्यान से, अब हम क्या क्या करेंगे। अब आपको नजर आ रहा होगा ये प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। प्लेन वेव फ्रंट कैसे निकाला था, आपने यहाँ से डाला था 90 डिग्री, ये आपका हो गया प्लेन वेव फ्रंट, जिसे हमने नाम दे दिया ए बी। ऐसे आप देखना ये जाने वाला वेव फ्रंट, यहाँ से भी एक 90 डिग्री डाल दो, और अगर आपकी रेज पर्याप्त टेढ़ी नहीं होगी तो आपके नॉर्मल एकदम आपस में दशहरा मिलन समारोह कर लेंगे। जो मेरे पास जो सुविधा है तुम्हारे पास नहीं है। हाँ पूछो उससे, उससे पूछो आयुषी से, मैंने कहा ऐसी कोई कॉपी मिलती हो। नहीं गए, अब फिर से आपकी पुरानी कहानी रिपीट करेंगे। पहले तो इतना आप बना दें, हाँ ना बना दिया ठीक है। बाकी आपके पास आधा लिखा हुआ है,
आधा लिखा हुआ मान के चलूँगा। पहले तो ये देख लें क्या ए बी और सी डी आपको इंसिडेंट वेव फ्रंट और सी डी आपको जो है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, सॉरी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। आ जाते हैं हाँ या ना? अगर आ जाते हैं तो बस एक छोटा सा काम इसमें पहले आने का निशान और बना दूँ। ये आया और ये गया। अब दो छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं और जो आप छोटी चीज़ें देखेंगे वो क्या होंगी? वो होंगी आपके एंगल्स। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? ये एंगल होगा आपका आई, और मैं बड़ा लिखता हूँ ताकि बिल्कुल साफ दिखे। अगर ये आई है तो फिर आप ध्यान देखना अगली बार आपका ये हो जाएगा 90 माइनस आई। चेक करें 90 माइनस आई क्यों है? क्योंकि ये ग्रीन और ये वाइट लाइन परपेंडिकुलर है। ये आई है तो 90 माइनस आई हुआ। और एक मज़ेदार बात, अब ये और आपका कौन सा, ये आपके परपेंडिकुलर है, कौन सा परपेंडिकुलर होगा? ये 90 माइनस आई होगा तो ये बेचारा कितना होगा? मुझे लग रहा है ये आई है तो ये पूरा आई होगा, है ना? और अगर ये पूरा आई है तो ये वाला 90 माइनस आई होगा। अपन सही है, सही है ना? ये पूरा का पूरा आपका आई हो जाएगा। कौन सा? यहाँ से यहाँ तक। ठीक। क्या कह रही है? और ऐसे आप ध्यान देखें, एक हम ले लेंगे इसमें एंगल आई और एक ले लीजिएगा आप एंगल आर। और अगर इसको हम मानते, चल नॉर्मल थोड़ा डार्क कर देता हूँ बड़ा करके, तो आपका यहाँ ज़्यादा बेहतर दिखने लगेगा। नॉर्मल को अपन ले रहे थे वाइट कलर से। देखें थोड़ा सा, अब ध्यान से देखना। फिर पीले रंग में जाएं, पीले रंग में जाएंगे तो कैसा दिख रहा है? नॉर्मल टू इंसिडेंट ये कलर हो जाएगा आपका। ये आपका एंगल हो गया आई। और अगर आप इस एंगल पे जाएंगे तो ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा आर। क्या इतना दिख जाता है? हाँ ना? बताएं। बढ़िया। ये आने वाला आई और ये जाने वाला, मैंने कहा ये कितना हो गया? आर। और ऐसे यहाँ भी आप आएंगे तो यहाँ भी वही है, ये पूरा आपका आई होगा और ये वाला आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर। सही है। अब आगे बढ़े। अगली बार में इतना फिगर मार्क कर दें मजे से, आई और आर दोनों। कोई समस्या कहीं से कहीं तक तो नहीं? ठीक। अब हम ले लेते हैं इसमें कलर, कोई और लेना पड़ेगा वाइट कलर, क्योंकि मिक्स अप पूरा था नहीं तो। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? ये एंगल आई है और ये जो आपका एंगल है कौन सा? मैंने कहा ये वाला हो गया आपका 90 माइनस आई। ये 90 माइनस आई होंगे। और अगर ये 90 माइनस आई है तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखें ध्यान से, क्या ये दिख रहे हैं? तो ये आपका पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आई। इसलिए आराम से दोनों एंगल दिखा दें, आई और आर। ठीक। ऐसी इस साइड दिखाता हूँ, 1 मिनट में। चलो इस साइड में पीला वाला हटा लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखें। ठीक है। और आप चाहे और हल्का सा बड़ा किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखने आई ये 90 माइनस आई और ये बचा हुआ आपका पूरा कितना हो गया? आई। या सुविधा हो रही हो तो मैंने कहा इसी फिगर में आर ना बना के इस वाले में दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये अपने ऊपर है, फिगर जैसा छोटा बड़ा बनाओ। ऐसे ही आप देखना, ये आर है तो क्या नजर आ रहा है? ये आपका 90 माइनस आर होगा। और अगर ये 90 माइनस आर है तो फिर ये बचा हुआ आपका कितना होगा? ये बचा हुआ अपन यहाँ कह देते हैं ये होगा आपके लिए आर। और इसलिए एरो लगा दिए ताकि दोनों दिखें मजे से।
और बड़ा करूँ क्या? नहीं दिख रहा है। अरे इतना बड़ा तो यार ऑनलाइन वालों तक को दिख जाएगा नहीं, फोन आ रहा बेचारों था को। सामने। कोई बात नहीं, ये लो थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, दिख रहा है। ठीक है ना। और मैंने कहा अगर कोई दिक्कत हो तो मैंने कहा आप उधर से आर हटा देना, केवल आई दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं, आर अपन इस साइड से दिखा देंगे। आने वाला इंसिडेंस और जाने वाला, इन्होंने पूरा बोर्ड भर का फिगर बना दिया ताकि आपको दिख जाए। बस एक लास्ट रे और बनानी है, और वो आप मालूम है कि इंटरमीडिएट और बनाएंगे। इतना बन गया, उसको इसलिए बाद में लेता हूँ ताकि वो बाद में खट से बन जाए एक बार में। दोनों के आपको आई आर दिख जाते हैं, तो बस एक लास्ट काम कर देते हैं। लास्ट काम हम क्या करेंगे, लास्ट काम चलो एक लाल रंग की ले लेते हैं मोटी सी, और इसको बनवा लेते हैं। एक रे आपकी जो है वो एक कोई इंटरमीडिएट आएगी, और एक इंटरमीडिएट रे ध्यान देखना यहाँ कहीं आएगी, कहाँ आ गई, ये आ जाएगी यहाँ, ये इसका नॉर्मल, और ऐसे ही ये कहाँ से चली जाएगी, ऐसे ही ध्यान देखना इन्हीं के पैरेलल यहाँ से आपकी वापस चली जाएगी। तो इसको जाने दो। इसके पॉइंट जो आप मानेंगे, इसके पॉइंट्स क्या मानेंगे, ए बी आप मान चुके थे, ये पॉइंट्स हम पिछली बार की तरह मान लेते हैं पी क्यू, और ये पॉइंट हम मान लेंगे आर। बस 3 पॉइंट्स आप दिखा दें वापस। और ये लास्ट की इस रे को केवल हम बता दें इंटरमीडिएट रे, इसमें ना कोई एंगल बन रहा है ना कुछ होना है, केवल देखने के लिए आई है, दैट्स ऑल। नहीं इस बार फिगर टफ है ना, थोड़ा सा क्या है मिक्सअप हो जाता है। नहीं तो मैंने इसे रेज इतनी टेढ़ी कर दी, मैं समझ में आ रहा था आगे जाके पूरा तुम्हारा घिचपिच हो जाएगा, तो अभी भी हो रहा है, तो दोबारा बनाना कोई बात नहीं। फिगर है तो 2-3 बार प्रैक्टिस के बाद ही आते हैं बेटा, फिगर में तो ये दिक्कत आएगी आपको। बस ठीक है। अब एक काम करें, फिगर आप पास बना है, और एक मजेदार बात आता हूँ। अब मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे साथ देखिएगा। पिछला डेरिवेशन आपका लिखा हुआ है, केवल एक आध वर्ड बदलेंगे, दैट्स ऑल। यहाँ आपसे पहली लाइन लिखी जाएगी, ए बी इज द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। कोई चिंता नहीं, हमने ए बी माना है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, वो ए बी तो दिख ही रहे होंगे, ठीक है। नहीं है थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ये लो इतने तो दिख ही जाएंगे। आपका ए बी क्या है, मैंने कहा यहाँ की लैंग्वेज पढ़ देता हूँ, इतनी लैंग्वेज पहले पढ़ेंगे। ए बी क्या है आपका, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। सी डी नज़र आ रहा हो, थोड़ा सा इस शब्द को चेंज कर देना, रिफ्लेक्टेड कर देना, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडिया आर V1 एंड V2। अब एक मज़ेदार बात है, यहाँ एक ही मीडिया है तो मीडिया की स्पेलिंग सही करके कर देंगे, मीडियम, आर को करेक्ट करके कर देंगे इज और V1। इसलिए अब बहुत देर बाद ध्यान देखना, अब मुझे एक्चुअली लिखना नहीं है, मुझे मिटाना है। तो यहाँ मैं आपसे कहूँगा स्पीड है अपनी, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम कितनी हो जाएगी आपकी। अब देखो मैं सिर्फ करेक्शन करते आ रहा हूँ, लिखना मत, बहुत ध्यान लगाना। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपके पास कितनी है, भी क्या है, समझ में आता है, बढ़िया। अब ये आपसे कहता है एज ए बी रीचेज टू द इंटरफेस, जैसे ही आपका ए बी इस इंटरफेस पर पहुंचेगा, वही पुराना सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, सेकेंडरी वेवलेट्स आर एमिटेड फ्रॉम ईच ऑफ इट्स पॉइंट। क्या ये बात सही है? और एक मज़ेदार बात आपने ध्यान नहीं दी, मैंने पॉइंट्स वही रखे हैं, और पॉइंट्स रखने का मुझे फ़ायदा यहाँ हुआ है, टाइम टेकन बाय वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम ए टू डी एंड बी टू सी मस्ट बी इक्वल। वेव्स का आपका ए से डी और बी से सी तक पहुँचने का टाइम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जिनको दिक्कत आती है उनको मैं इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इसलिए मुझे लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। ए से लेके डी तक जितनी देर में पहुंचेगा उतनी ही देर में आपका बी से लेके कहाँ तक पहुंचेगा, सी तक। कहाँ गया बी और सी रहा, तो ये वेव फ्रंट आपका कहाँ गया है यहाँ, तो ये वाला पॉइंट ए कहाँ पहुंच गया डी पर, और बी वाला कहाँ पहुंच गया, ये वेव फ्रंट। सारी लाइट आनी चाहिए रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा तो नहीं मिरर पर टॉर्च डालो आधी लाइट आ गई आधी रह गई, तो फिर उसी लैंग्वेज को इसलिए मैंने पॉइंट्स पहले ही संभाल के लिए हैं ताकि मुझे लिखवाना नहीं पड़े, आप उसको फोटोकॉपी कर सकें। क्या कह रहा है, ए टू डी और बी टू सी के आपके टाइम कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो फिर मुझे मॉडिफिकेशन कहाँ से करना है, पेन से नहीं करना, इरेजर से करना है। मेरा मॉडिफिकेशन होगा
ए डी अपॉन वी बराबर बी सी अपॉन वी होगा। ठीक है, अब मेरा अगला स्टेप ये कहता है कि जो आपने एक लाइन लिखी थी यहाँ पर लिखी नहीं है, वो लिखी है सिमिलर टाइम विल बी टेकन बाय द वेवलेट्स टू रीच फ्रॉम पी टू क्यू एंड क्यू टू आर। उतना ही टाइम वेवलेट्स पी से लेके क्यू तक और क्यू से लेके आर तक जाने में भी लगाएंगी। और ये रहा वो कहानी, ये बीच वाली जो मैंने रेड बना रही थी, ये पी से लेके क्यू आई, क्यू से लेके आर आई, इनको भी वही टाइम लगना है। बढ़िया, तो इसका मतलब अगला स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, अगले स्टेटमेंट में मुझे करेक्शन पेन से नहीं इरेजर से करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा टी बराबर होगा, और कहाँ गया बेचारा टाइम, किधर से लिखा था अपन ने, इधर कहीं लिखा था। टी बराबर कितना होगा, पी क्यू अपॉन वी, क्योंकि वेलोसिटी तो वी है, इधर से पी क्यू आया है, देख लो लेफ्ट पे आने वाली पी क्यू है और जाने वाली, तो समझ आ रहा है पूरे मॉडिफिकेशन क्या है, केवल वी टू वी वन वी टू वी कर रहे हो। अब अगला महान काम दिखा देता हूँ। अगला महान काम ये, बट साइन आई बराबर पी क्यू अपॉन ए क्यू, और खूब आंखें गड़ा गड़ा के चेक कर लो। तूने ध्यान नहीं दिया, जब मैंने ए बी सी डी पी क्यू वही लिए हैं, तो कहाँ से बदल जाएगी वैल्यू, तो वही आएगी ना। और जिन्हें शक हो मैं दिखा देता हूँ, पी क्यू अपॉन ए क्यू, साइन आई देख लो, यही होगी ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बस, तो इसलिए अब आपको शॉर्टकट में निपटाता हूँ। और शॉर्टकट में कैसे निपटाया जाता है ये देखो, अगली बार बताएंगे पी क्यू बराबर इतना, क्यू आर बराबर इतना, दिस बराबर दिस बराबर दिस। तो फिर अपना पेन कहाँ इस्तेमाल करूँगा, अपना पेन यहाँ इस्तेमाल करूँगा। और कहाँ करोगे, और ये क्या बेचारा डिलीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। V1 V2 और V2 सबके नीचे आपका क्या आएगा, V आएगा। अगली बार आप ध्यान देखना, अगली बार आप कह देंगे T बराबर, अब थोड़ा सा दिमाग भी चलाना, क्योंकि दोनों के नीचे V है, तो दोनों बार V के काय को लिख रहे हो, एक ही बार के V में काम चल जाएगा, एक ही बार आपको मिल जाएगा। जब V1 V2 तो है ही नहीं ना, क्या आपको मॉडिफिकेशन समझ में आ जाता है? You have to rewrite the complete derivation in the same language. Only there is one change in the starting. You have to write reflected wave front instead of the refracted. Then you have to go for the similar calculation, copy and paste. The single difference is that instead of the V1 and V2, you are considering both of the terms as V. And same solution as it is copied. फाइनल लाइन वो कॉमन सेंस वाली लिए भैया, अलग अलग मत लिखो कि तुम कहोगे साइन आई अपॉन वी और माइनस साइन आर अपॉन वी, अलग अलग हम ना लिखें, हम क्या लिख देंगे दिस। इसके बाद तुमने क्या लिखा था, इस स्टेप के बाद तुमने लिखा था एज टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ क्यू, क्योंकि समस्या इसमें भी आ रही है, पी क्यू आर का टाइम क्यू पे डिपेंड कर रहा है, क्यू 1 mm पे, 2 mm पे या 5 mm पे। जो मैंने कहा ये होगा नहीं, तो फिर ये टर्म आपका 0 होना चाहिए। देन व्हाट इज द मॉडिफिकेशन। और अब अगर तुम थोड़ा सा भी पढ़ने में लिखने में ठीक ठाक हो तो तुम्हें अगली बार नजर आएगा। चलो मैं इधर से ही करता हूँ। इसका मतलब होगा साइन आई बराबर साइन आर, और इसका मतलब सही कह रहे हैं, साइन आई बराबर साइन आर का मतलब होता है, इसका मतलब है इतना सब नीचे कहीं मत घुस जाना, वहाँ कहाँ घुस के क्या करोगे। अगला स्टेप सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। I इज इक्वल्स टू आर विच इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आपको लिखना है, ये आपका काम है, इसको आप सॉल्व करके एक बार देख लेंगे। दो काम करेगा, प्रैक्टिस करा देगा और आपको याद भी करा देगा। तो मिल जाते हैं। एक आपके इस टाइप से आने वाला क्वेश्चन ये बताएगा हाइगन्स लॉज की मदद से या हाइगन्स प्रिंसिपल की मदद से आप रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का लॉ प्रोड्यूस कर दें, तो आप कर सकते हैं। एज आई होप सो नाउ। कोई समस्या कहीं से कहीं तक ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देखें, एक और मज़ेदार चीज़ पे चलते हैं। जैसे मज़ेदार तो फिजिक्स में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी कहने में कोई बुराई नहीं है।
यहाँ तक हम कहते हैं आपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन सब पढ़ लिए इस ढंग से। और जब सब पढ़ लिए तो एक लास्ट कहानी बचती है, और लास्ट कहानी बचती है डिफ्लेक्शन नहीं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस नाम के क्या कहलाता है, या डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या फिनोमेना, ये मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। क्या आपने ऐसा सुना है कि वेव्स प्रोपेगेट और वेव्स ट्रेवल अलोंग द स्ट्रेट लाइन? अगर वेव स्ट्रेट लाइन में चलती हैं तो कभी आपने ध्यान दिया है आपके अगर घर में एक कमरे में टीवी बजाया जाए तो दूसरे कमरे में उसकी आवाज़ आती है? ऐसा कैसे? बीच में तो दीवार होती है। हाँ सही बोल रहा हूँ है? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट हो के जा रही है ना। इतना बेटा रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता। इतना रिफ्लेक्शन होगा तो अपनी जो वॉल्स होती हैं दीज आर वेरी गुड एब्जॉर्बेंट। रिफ्लेक्शन से लाया साउंड जाएगी तो बहुत स्लो हो जाएगी। साउंड की स्पीड सॉलिड में सही लगेगा, सही तरह सही है, देखते हैं। नहीं साउंड की स्पीड बेटा हर सॉलिड में नहीं, सॉलिड्स गलत कह रहे हो। इलास्टिक सॉलिड वर्ड होना चाहिए था। लास्ट ईयर आप बताते थे फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स, ये जो एलोंगेशन कंप्रेशन होते हैं सॉलिड में होनी चाहिए इलास्टिसिटी। इसलिए आपसे कहा जाता था आयरन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाती है बिकॉज स्टील इज़ हाईली इलास्टिक। कांच रख दो ब्रिटेल है, या तो साउंड वेव जाएगी नहीं, और साउंड वेव ज़्यादा पावरफुल कर दी तो कांच जैसी एक्सपेंड और ये वो कोशिश करेगा, ये ब्रिटेल मटेरियल है, जड़ जाएगा। याद आ जाता है लास्ट ईयर मैंने खुद पढ़ाया आपको इसी अंदाज में। और अगर आप इस पे आते हैं तो मैंने कहा जब डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, चलो एक एग्जाम क्वेश्चन तो ये था जो अनआंसर्ड रह गया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था क्यों होता है। एक और छोटा सा काम करते हैं, इसको ट्राई करके देखना। किसी ऐसी दीवार के पास खड़े हो जाना जो दीवार 7 फीट की हो, और 7 फीट की दीवार में अखिलेश सिंह को मद्देनजर रखते हुए लेनी पड़ी है, नहीं तो मेरा काम तो 6 में भी चल जाता है ना। अब मान चले आप 7 फीट ऊंची दीवार के इस पार खड़े हैं, किसको खड़ा करूं? ठीक है ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ से एक टॉर्च ले लें, ठीक है, अच्छा आदमी खड़ा कर देता कोई बात नहीं। एंटीना भी तो होना चाहिए। मैंने कहा इस आदमी को एक टॉर्च दे, मुझे बताएं टॉर्च जलाएगा क्या इधर लाइट पहुंचेगी? नहीं पहुंचती। अगर ये आवाज़ लगाएगा तो यहाँ खड़ा हुआ मित्र सुन पाएगा या नहीं? सुन पाएगा। आप सही हैं। तो एक ही दीवार दो चीज़ों के लिए अलग अलग कैसे? बोथ आर वेव्स, लाइट एज वेल एज दी साउंड, बोथ आर वेव्स। और एक मज़ेदार बात है, लाइट के चलने की क्षमता साउंड से ज़्यादा होती है, चाहे स्पीड वाइज ले लें और चाहे मटेरियल वाइज ले लें। साउंड तो केवल मटेरियल चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वैक्यूम में भी चलती जाती है। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि लाइट पार नहीं निकल पा रही होगी, साउंड पार निकल गई होगी। आवाज़ जाती है और साउंड नहीं जाती, साउंड जाती है और मैंने कहा लाइट नहीं जाती। बोथ आर वेव्स एंड बोथ आर ट्रेवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन। क्योंकि टॉर्च का कारण ये बताओगे, अगर ये आदमी टॉर्च जला रहा है, बोले सर स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ ब्लॉक हो जाती है, तो साउंड को फिर क्या हो जाता है? साउंड भी तो यहाँ ब्लॉक हो जाएगी। तो दीवार के छेदों में निकल जाएगी धीरे धीरे करके रेंग रेंग के धीरे जगह बना बना के। साउंड तो मतलब साउंड की पार्टिकल तो हर जगह वाइब्रेट होता है, सर बोलते हैं। साउंड बेटा पार्टिकल कब से होने लगा? मतलब पार्टिकल नहीं, मतलब वाइब्रेट करता है ना सर, जितने भी पार्टिकल रहते हैं अपने। ये भी करती हैं, लाइट नहीं करेगी क्या? आप करेंगे लेकिन सब पता नहीं। लाइट तो उससे ज़्यादा बेहतर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो उससे ज़्यादा पावरफुल वेव है। आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का इफेक्ट तो और बेहतर आता है, दूर दूर तक जाता है, और बिना मीडियम तक के जाता है। इनमें तो समस्या हुई ना। ठीक, इसके पीछे मैं बताता हूँ, इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। चले मैं आपसे एक तीसरा सवाल पूछता हूँ, आपकी बार जवाब देना, आपकी बार नहीं दे पाए तो भगा दूंगा। हाँ, ये माने चलता हूँ, माने चले आपको एक सीधी रोड पे दौड़ा रहे हैं,
कहाँ दौड़ा रहा हूँ, सीधी रोड पे। और मान चले आपके रास्ते में एक 2 फीट की छोटी सी दीवार खड़ी कर दी जाती है, आप क्या करेंगे? कूद के चले जाएंगे। बढ़िया। क्या आपने एक बात ध्यान दी है? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से दौड़ते हुए आ रहे थे, यू आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, बट इन केस ऑफ ए हर्डल और द ऑब्स्ट्रक्शन इन योर पाथ, आप अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं और उसके बाद आप दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या ये बात सही है? बढ़िया। अब इस दीवार को मैं काम करता हूँ, इस दीवार को मैं अभी कितने फीट की ली थी? 2 फीट की। अब मैं इस दीवार को ले लेता हूँ 8 फीट की। अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करोगे, चुपचाप खड़े रहोगे, है ना? और ऐसे साइड वाली ज्यादा कोशिश मत करना, नहीं तो कैंपस एम्पस के आसपास हुए तो सुबह टांग दिए जाओगे, है ना? हाँ। 8 फीट ऊंची दीवार में आप कुछ नहीं करेंगे, आप बेबस हैं। और 8 फीट ऊंची में इसलिए बेबस हैं, एक बार 6 फीट वाली फिर भी कोशिश कर सकते थे, 8 में कुछ नहीं होने वाला। आपने ध्यान दिया? इसका मतलब मैं आपको एक बहुत सिंपल ही चीज़ बताता हूँ। ये मत कहना सीढ़ी ले आएंगे। मैंने कहा सीढ़ी कहाँ से लाओगे? तो वहीं से जहाँ से आप दीवार ला रहे हो। ऐसा क्या? 2-3 लोग जाएंगे ना कंधे पे, कोई टेंशन नहीं कहता। मैं एक सही बात बताऊँ, कभी ऐसा ट्राई कर लेना, 3 लोग कभी भी दीवार नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ सर, 3 नहीं चढ़ पाएंगे, 2 चढ़ेंगे। मालूम है क्यों? 2 भी नहीं चढ़ पाते, वो दोनों दिमाग लगाते हैं, पहले मैं चढ़ूंगा, बोले मैं चढ़ूंगा। ये फैक्ट है। सही है ना? इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ, ध्यान देखें, आपको एक बात साफ समझ में आएगी। आपको अपने ये कैपेसिटी समझ में आ रही है, और अगर ये समझ में आ रही है तो इसका ड्रॉप है, लिमिटेशन भी समझ में आ रहा होगा। आपके दीवार की हाइट कितनी होनी चाहिए? आपकी लेंथ के ऑर्डर तक होनी चाहिए। आपकी एक स्टैंडर्ड हाइट 6 फीट मान लेता हूँ, हाथों समेत। तो उन्होंने कहा इसी ऑर्डर के आसपास हो गए तो क्रॉस कर पाओगे, इससे बियॉन्ड हो गए तो आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। यही तो वेव्स करती हैं। वेव्स एक छोटा सा काम करती हैं, ध्यान देखना, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। वेव्स ये करती हैं कि ये आती है कोई वेव, और अगर इसके पास में कोई हर्डल है तो ये समझ में आ गया? इसलिए आपसे कहा जाता है इट इज बिलीव्ड और it is assumed that the waves travel along the straight line paths. That is true. But if an obstacle comes or appears in the path or an aperture, aperture मतलब कोई गेट, कोई छोटी खुली जगह जिसमें से उन्हें पार होना हो, अगर कोई ऑब्स्टिकल या ऐसी कोई चीज़ आती है, then the waves take turn from its edges. इसके किनारों से waves क्या क्या काम करती हैं? वो टर्न हो जाती हैं, टर्न ले जाती हैं, और ये टर्न लेने का फिनोमेना क्या कहलाता है? यही फिनोमेना डिफ्रैक्शन कहलाता है, नंबर 1। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, वेव कितना टर्न लेगी? तो वेव कितना टर्न लेगी? जितना आप ले पा रहे थे। समझ में आ गया है? आपको ऑब्स्टेकल या ये चीज़ होनी चाहिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। अब आप पूछेंगे साउंड और लाइट में क्या अंतर है, वो मैं बता देता हूँ। ये अपने साथ ऐसा चलो, तो क्या समझ में आता है? ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ का आपका होना चाहिए, और ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ में जब आप जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ साउंड का वेवलेंथ। साउंड का वेवलेंथ होता है 5 मीटर से 15 मीटर। हिंदी में बात करेंगे, मीटर में तुम्हें समझ में नहीं आएगा। 15 मीटर का मतलब होता है तकरीबन 45 फीट। फीट तो समझ में आ जाते हैं ना? अपने मकानों की लंबाई चौड़ाई इसी ऑर्डर में होती है, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट, यही बोल रहा हूँ ना? तो समझ में आ रहा होगा साउंड इतना टर्न लेने में सक्षम है। और लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम, 6000, बहुत बढ़ाओगे तो 8000, बढ़ाओगे तो बेटा यही ना, मतलब लाइट की कितनी होती है? इसलिए लाइट टर्न लेगी वो बाल के बराबर होगा। इसलिए नॉर्मल लाइफ में हमें लाइट टर्न लेती नजर ही नहीं आती। लेती है, ऐसा नहीं नहीं लेती, लेकिन कितना लेती है? वो एंगस्ट्रॉम में टर्न लेगी। साउंड नज़र आती है क्योंकि वो, और ऐसे आप देखना आपके जो मोबाइल टॉवर्स हैं उनसे रेडियो वेव आती हैं। आपने ध्यान दिया होगा, रेडियो वेव्स की आपको वेवलेंथ बताई थी
1 मीटर से ऊपर होती है, और जब मीटर्स में वेवलेंथ होती है तभी तो ये चीज़ आपके साथ पॉसिबल है। टावर कहीं और होती है, हम 3 मंजिले मकान में अंदर कहीं कमरे में बैठे हैं, फिर भी हम तक वेव्स पहुंच जाती हैं। कम पहुंचती हैं, ये मैं मान लूँगा, नेटवर्क कम हो जाता है, लेकिन पहुंच जाती हैं। सोचो अगर ये डिफ्रैक्शन नहीं कर रही होती तो स्ट्रेट लाइन में तुम अंधेरे में जी रहे होते, क्योंकि तुम रेडियो वेव्स की तुलना करो सनलाइट से। सनलाइट एंड रेडियो वेव्स बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर आप एक बेसमेंट में बैठे हैं, सनलाइट नहीं पहुंचेगी। और सनलाइट क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि डिफ्रैक्शन होना नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर सड़क वड़क से रिफ्लेक्ट होके जो मामूली सी पहुंच गई वो पहुंच जाएगी। जो अनमोल आप कह रहे थे शुरुआत में, रिफ्लेक्शन से पहुंच जाएगी। समझ में आ गया? सनलाइट सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी बेसमेंट में नहीं पहुंच रही, बट इन द सेम बेसमेंट you are getting the signals of the radio waves. And why? Because the wavelength of the radio waves is in meter. ये कहीं ना कहीं सीढ़ियों से घूम फिर के उतार के आई जाती हैं। हाँ, तुम सारे दरवाजे खिड़की बंद कर दोगे तो फिर समस्या है, तो फिर एक अलग फिनोमेना हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। क्या है, समझ में आती है? हाँ है ना? तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्लियर हो जाता है। हम हाँ है ना मुझे बताएं। डिफ्रैक्शन से रिलेटेड आपके यहाँ 2 छोटी चीज़ें बताई जाती हैं। डिफ्रैक्शन से रिलेटेड ध्यान देखना, जो सबसे पहला एक सामान्य एक्सपेरिमेंट बताएंगे वो कहता है कि आपके डिफ्रैक्शन, पहली बात तो डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई थी। टर्निंग ऑफ वेव एट द एजेस ऑफ अ ऑब्स्टिकल और अपर्चर, शर्त ऑफ द साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। उतनी बड़ी दीवार खड़ी करना जितना बड़ा हमने कहा वेवलेंथ ऑफ वेव हो, फिर वो चाहे लाइट हो चाहे कुछ और हो। अब लाइट का अगर अपने को डिफ्रैक्शन देखना है तो लाइट के डिफ्रैक्शन के लिए अपने को एंगस्ट्रॉम मोटी दीवार चाहिए। तो एंगस्ट्रॉम मोटी दीवार कहाँ से लाओगे? क्रिस्टल। तो लगता है क्रिस्टल एंगस्ट्रॉम में साइज होगी क्रिस्टल की? हाँ ना, बताएं। नहीं होगी। तो एक काम करें, आपने ब्लेड देखा है? ब्लेड की धार देखी है? ब्लेड की धार की मोटाई कितनी होती है? मेरी बात समझ में आ गई ना? तो इसलिए ध्यान देखना, ये कहलाता है डिफ्रैक्शन एट शार्प एज। हम यहाँ पर रखते हैं, ये जो ने फिगर बनाया, ये फिगर ये नहीं है कि तुम सोचे कोई खंबा रखा है। ये केवल नोटेशन है किस बात का, कि आपने यहाँ क्या रखा है, एक ब्लेड की धार रखी है। क्योंकि ये ऑब्स्टिकल या एपर्चर, ये जो थिकनेस है कितनी होगी, एंगस्ट्रॉम में होगी, तो अपने आप समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ देखें, ध्यान देखें, अगर किसी सोर्स से आने वाली लाइट के रास्ते में ब्लेड रख दूँ तो क्या होना चाहिए? बहुत ध्यान से देखें। होना ये चाहिए कि आपकी लाइट, ध्यान देखो, यहाँ पहुँचेगी, कोई शंका किसी को, यहाँ लाइट पहुँचेगी स्क्रीन पर, यहाँ लाइट पहुँचेगी, यहाँ लाइट पहुँचेगी, यहाँ लाइट पहुँचेगी, ये मान लेता हूँ सेंटर हो, यहाँ लाइट पहुँचेगी। लेकिन अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर लाइट नहीं पहुँचेगी। क्या इस फैक्ट से सभी लोग सहमत हैं? तो अगर हम ये मान के चलते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट ट्रेवल से अलोंग द स्ट्रेट लाइंस, जो कहलाता है ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल। ज्योमेट्रिकल लाइंस हैं। सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पहुँच रही है, एक आध और कहोगे तो एक आध और दिखा दूंगा मनोरंजन के लिए, यहाँ भी पहुँचेगी, है ना? ऐसी बनाओगे ना, कहाँ पहुँचेगी, यहाँ वाली अटक जाएंगी। तो फिर आपका ये रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन आपसे कहता है कि आपकी स्क्रीन का ये जो हिस्सा है, इस पर बढ़िया लाइट आएगी। तो ये हिस्सा कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड मतलब तुम माने वाले में ना, चमकता हुआ, प्रकाशित हिंदी में। जबकि ध्यान देखना, इस पॉइंट के आगे यहाँ पर होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल शेडो। और आप पूछेंगे शेडो तो समझ में आ रही है, ज्योमेट्रिकल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ। लाइट प्रोपेगेट अलोंग द स्ट्रेट लाइंस, तो जहाँ स्ट्रेट लाइन जा रही है वहाँ बढ़िया इल्यूमिनेटेड पार्ट है, और जहाँ नहीं जा रही वहाँ मेरे हिसाब से क्या है, ज्योमेट्रिकल शेडो है। और मेरा ख्याल है सारे लोग इससे
कन्विंस्ड होंगे कि हाँ ये होता है। कभी भी किसी टॉर्च जला के सामने हाथ रख के देख लो, यही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी बार ब्लेड रख के देखना, ब्लेड रख के देखोगे तो एक मज़ेदार बात नजर आएगी। उसको मैं ग्राफ से दिखाता हूँ, देखें ध्यान से। और ग्राफ हम लेंगे, ठीक। यहाँ पर जब आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो आपको मज़ेदार बात समझ में आ जाएगी। ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट जिससे आप सोच रहे थे यूनिफॉर्मली इलिमिनेटेड होगा, इस पार्ट में आपको एक मज़ेदार चीज़ मिलती है। ठीक। और इस पार्ट में अब ये ग्राफ क्या कहना चाहता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्राफ है, ये इंटेंसिटी वेरिएशन का ग्राफ है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, स्क्रीन की एक्सिस ये है और इसलिए ग्राफ ऐसे में होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये स्क्रीन की एक्सिस ये है ना। ज़रा ध्यान देखो, तुम्हें नजर आएगा यहाँ पे आपके मिनिमा और मैक्सिमा बनती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही? और मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब है कि इस साइड पर जहाँ आपको ऐसा लग रहा था कि आपको यूनिफॉर्म लाइट मिलेगी, आपको यूनिफॉर्म लाइट नहीं मिलती, आपको मिलती हैं ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। इस पार्ट में जो पॉइंट O के नज़दीक था, क्या मिलता है? ब्राइट और डार्क ऑल्टरनेट फ्रिंजेस मिलती हैं, जो मैक्सिमा और मिनिमा बता रही हैं। और एक मज़ेदार बात, आपकी शेडो पॉइंट O से स्टार्ट नहीं होती। आप हाथ रख के देखिएगा, हाथ की आपको क्लियर कट शेडो नज़र आएगी। यहाँ जब आप स्टडी करेंगे तो आपको नज़र आएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ से धीरे 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 कम होती है, धीरे 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 एक्चुअल शेडो, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट काय का यहाँ से स्टार्ट होती है। इसी से तो हमें पता चला डिफ्रैक्शन होता है। अब देखें क्या आपको मेरी बात समझ में आ जाती है, हाँ है ना? हमारा एक्सपीरियंस ये कहता था स्ट्रेट लाइन का कि यहाँ पर लाइट और यहाँ शेडो होनी चाहिए, जबकि वास्तविकता में आपको क्या मिल रहा है? यहाँ फ्रिंजेस मिल रही हैं और असली शेडो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और तब तक लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे, इधर से ग्राफ देखना, धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होते होते लाइट ज़ीरो हो गई होगी। तो फिर सवाल हुआ ये महान काम क्यों होगा? ये महान काम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भूल गए, हमने अभी पढ़ा था व्हेनेवर दिस वेव फ्रंट विल रीच टू दिस शार्प एज, जैसे ही इस शार्प एज पर पहुंचेगा सेकेंडरी वेवलेट्स विल प्रोड्यूस। यहाँ से आपकी क्या चीज़ डेवलप होंगी? यहाँ से डेवलप होंगी सेकेंडरी वेवलेट्स। और एक मज़ेदार बात, क्या ये जो आपकी एज है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास है? अभी पूछे था ब्लेड की धार कोई मीटर में थोड़ा होती है, ब्लेड है भैया, फावड़ा थोड़ा है। हाँ, इसलिए मैंने कहा यहाँ जो आपका है तो यहाँ डिफ्रैक्शन होगा। डिफ्रैक्शन का परिणाम समझ में आ रहा है? कुछ वेवलेट्स आप देखना इस साइड जाएंगी और इस साइड जो वेवलेट जा रही हैं, देख रही है टर्न होने वाली वेवलेट जो कहाँ जा रही है? इस तरफ। इन वेवलेट्स की वजह से कुछ लाइट आपकी शेडो वाले पार्ट में भी पहुंचती है, जो आप ज्योमेट्रिकल शेडो कह रहे थे उस पार्ट में भी कुछ ना कुछ लाइट पहुंचेगी। हाँ, ये सही है कि स्ट्रेट जाने वाली आपकी वेवलेट्स ज़्यादा होंगी, टर्न होने वाली कम होंगी, और टर्न होने वाली और कम होंगी। अब तुम कहोगे बहुत ज़्यादा टर्न होने वाली तो ज़ीरो होंगी, तो वेवलेट्स का नंबर धीरे 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 कम होता जाएगा। कहीं एक जगह आपकी ज्योमेट्रिक एक्चुअल शेडो स्टार्ट हो जाएगी। अब ऐसे आप देखना, इस तरफ देखें कि आपको ऐसा नजर आता है यहाँ पर आपकी अलग अलग पॉइंट से आने वाली बहुत सारी वेवलेट्स पहुँचेंगी। और जब अलग अलग वेवलेट्स पहुँचेंगी तो पिछले किसी टर्न पे आप में से अधिकांश लोगों ने एक इंटरफेरेंस पढ़ा था। इंटरफेरेंस कहता था, क्योंकि सेकेंडरी वेवलेट्स भी वेव्स ही हैं, बस आगे जाके निकली हैं। दो वेव्स अगर आपकी पहुँचेंगी तो दोनों वेव्स में से कुछ सेम फेज में होंगी और कुछ अपोजिट फेज में होंगी, यानी कि यहाँ पर आपका इंटरफेरेंस होगा। और इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पर आपको क्या मिलती हैं? ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस एज से कुछ लाइट आप देखना इधर भी टर्न होती है और कुछ लाइट इधर भी टर्न होती है, तो इधर टर्न होने वाली से यहाँ लाइट आ जाती है
और जो यहाँ टर्न हो रही है, क्योंकि वहाँ सीधी भी आ रही थी ओरिजिनल और कुछ टर्न होके पहुंची, इन दोनों के मिक्सअप होने से जो इंटरफेरेंस होगा उससे बनती हैं फ्रिंजेस। और एक लास्ट काम, क्या आपने ध्यान दिया, ये जो मैंने ग्राफ बनाया था, ये ग्राफ बराबर का नहीं बनाया, ऐसा कितनों को नजर आ रहा है? आप जरा ध्यान देखो, मैंने इधर का ग्राफ भी दिख रहा है, ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि जो बात यहाँ लागू हो रही थी कि भैया यहाँ वेवलेट ज़्यादा होंगी, यहाँ कम होंगी, यहाँ और कम होंगी, यहाँ कम और यहाँ होंगी ही नहीं, उधर भी तो होगी। जो वेव बीच से टर्न हुई है, 10 इधर गई हैं, 10 उधर गई हैं, तो जो काम इधर था वो उधर भी तो होगा। यहाँ वेवलेट ज़्यादा होंगी, कम होंगी, और कम होंगी, और कम होंगी, और फिर नहीं होंगी, ये मान के चलें। इसलिए यहाँ पर आप देखेगा यहाँ की फ्रिंजेस की इंटेंसिटी धीरे 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 कम होती जाती है। अब ये देखें कि आपको डिफ्रैक्शन का फिनोमेना समझ में आ जाता है, हाँ या ना? कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या? तो बस अब डिफ्रैक्शन में आपके पास एक सिंगल सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बचता है, जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में आ भी जाता है कई बार। वो कहलाता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एंड दैट्स विल बी आवर लास्ट टॉपिक विच विल एक्सटेंड फॉर 30 to 45 मिनट्स एंड दैट्स ऑल। ठीक है ना? तो आज है आपका फ्राइडे, चूँकि मेरा जो है जो पिछला बैच चल रहा था सुबह वाला, उसका